Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you're all doing good. Today we are going to discuss about Down syndrome. First of all, it's a syndrome, not a disease. अब इसको syndrome क्यों कहते हैं? What is a syndrome? Syndrome होता है group of symptoms. इसमें एक तरह के सिम्टम नहीं आते. इसको डिज़ीज़ जो होती है उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और हम कह देते हैं एक पर्सन है उसको देखकर अच्छा इसको ये हो रहा है, दैट मीन्स के हाई टेम्परेचर है, दैट मीन्स के फ़ीवर है, उसको हम उसको फ़ौरन डायग्नोज कर देते हैं. एंड डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं उनके अपने स्पेसिफिक फ़ीचर्स होते हैं, वो उन्हीं में आते हैं, इस वजह से उनका हम डिज़ीज़ कहते हैं. सिंड्रोम में मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, लाइक कोग्निटिव इश्यूज़ भी आते हैं, इसमें मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज़ भी आते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल भी आते हैं, कुछ कंजेनिटल होते हैं, डिफरेंट इसमें आ जाते हैं. सो इस वजह से हम इसको सिंड्रोम कहते हैं, हम इसको डिजीज़ नहीं कहते. नेक्स्ट इसका नाम है डाउन सिंड्रोम. दैट डजंट मीन के बेबी डाउन हो जाता है तो हम उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं. इट्स नेम इज़ आफ्टर जॉन लैंगडन डाउन. इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था 1866 के अंदर. सो उसकी वजह से इसका नाम है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम अनकॉमन नहीं है, इसके पेशेंट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, अगर नहीं देखे तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं. ये है क्या? इट्स एन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एनोमली. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट अगर करूँ. ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब क्रोमोसोम क्या होते हैं हम उसको मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ इसके बारे में. फ़र्स्ट मैं आपको बता दूँ, ऑटोसोम्स वो होते हैं जो कि अदर दैन आर सेक्स सेल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल एग सेल जो होता है या स्पर्म होता है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. उनके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे ऑटोसोमल होते हैं. नॉर्मल सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं ये. उन क्रोमोसोम्स की कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया या फंक्शन में चेंज आ गया, उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एनोमली. ठीक है, और हर 800 से 1000 पर्सन में बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है. हर रेसेस में, हर इकोनॉमिक ग्रुप्स में. ये नहीं है कि हम लोग जो एशियन कंट्रीज़ में, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो हमारे में ये ज़्यादा है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कम. ऐसा नहीं है, ये हर जगह ही ये रेशो है. अब ये क्रोमोसोमल एरर तो है, एनोमली तो है, ये स्पेसिफिक एक क्रोमोसोम पर होती है जिसको हम क्रोमोसोम नंबर 21 कहते हैं. एंड इट्स अ ट्राइसोमी. ठीक है, नॉर्मल जो तादाद होती है वो 2 होती है एक सेल के अंदर. ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है, वो मैं आपको पिक्टोरियल इसकी रिप्रेजेंटेशन देती हूँ, देन आपको आइडिया होगा क्रोमोसोम होता क्या है. क्रोमोसोम होता ये है कि आपके हर सेल के अंदर जो डीएनए है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पैक हुआ है. ठीक है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं. इसके पास सारा डाटा है, आपका जितने भी एक ह्यूमन है उसके बारे में जितना भी डाटा होता है, यानी पूरे जीन्स, पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है. अब इसके पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है मैंने मार्क किया हुआ है, टीलोमियर कहते हैं. ये अगर वर्ड्स आपको कहीं पे देखने को मिल जाएं, इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन. ठीक है, टीलोमियर होता है, 2 आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की, शॉर्ट आर्म होती है और लॉन्ग आर्म होती है. शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं. और जो 2 क्रोमाटिड्स होते हैं वो मिलके क्रोमोसोम बना रहे हैं. सो ये इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं और जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ से वो जॉइन किया हुआ है. नाउ सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं. नॉर्मली सेल डिवाइड हो रहे हैं तो वो एक प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो रहे होते हैं, जिसमें सेम जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन जाते हैं. उसको हम माइटोसिस कहते हैं. ये माइटोसिस की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पहले अगर आप देखें कि सेंट्रोसोम्स सेपरेट हैं, साइड पर हैं. क्रोमोसोम के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं 2. ठीक है, डीएनए कॉपी हुआ वो 2 से 4 हो गए, उन्होंने अपनी एक कॉपी क्रिएट कर ली. ठीक है, क्रोमोसोम के अब पेयर बन गए हैं. जब वो पेयर बन जाते हैं, आप देखें कि सेंट्रोसोम्स जो थे उन्होंने माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उन्होंने बाइंड कर लिया है क्रोमोसोम्स को अपने साथ. जब वो बाइंड कर लेते हैं, वो नेक्स्ट फेज़ जिसको हम एनाफेज़ कहते हैं, उसमें रेप्लिकेशन हो जाती है.
ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और सेल डिवीजन हो जाती है, और दोनों सेल्स जो होते हैं वो सेम जैसे डॉटर सेल्स जो हैं अपने पेरेंट सेल की तरह के ही होते हैं, सेम जेनेटिक मेकअप है इनके पास। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर ईच डॉटर सेल रिसीव्स द हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन द एज द पेरेंट सेल। माइटोसिस में जैसा पेरेंट था वैसे ही डॉटर सेल था, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में जो पेरेंट सेल है उससे हाफ जो डीएनए है वो उनके डॉटर सेल में जाता है। तो मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं। सिंपल पहले जो इंटरफेज होती है उसमें हर 4 क्रोमोसोम्स अगर हैं तो उन्होंने अपनी अपनी कॉपी जनरेट करनी है। ठीक है, कॉपी जनरेट हो गई है तो अब डिवीजन होगी, 2 एक तरफ आ गए, 2 एक तरफ आ गए, इसको हम मियोसिस 1 कहते हैं। और मियोसिस में अब डॉटर न्यूक्लियाइज बन गए हैं। ठीक है, अब ये डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं इन्होंने भी फर्दर डिवाइड होना होता है मियोसिस 2 के अंदर, जिसमें हर सेल के अंदर 2-2 न्यूक्लियाई मौजूद क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई 2 कहते हैं। ये मियोसिस का प्रोसीजर है, ये जस्ट क्विक रिवीजन। अगर जब हम आगे डाउन्स पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इसको ये ऐड किया। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। 3 टाइप्स होती हैं डाउन सिंड्रोम की, जिनमें जो इनके फीचर्स होते हैं या जो जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, वो तीनों के इतने आइडेंटिकल होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सिम्टम्स देख कर कि ये कौन सी टाइप है। जिस सिर्फ जेनेटिक स्टडीज़ के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है, अदरवाइज़ इनके साइन एंड सिम्टम्स सेम होते हैं। इनमें सबसे पहले होती है ट्राइसोमी 21। ठीक है, इसको हम डिसजंक्शनल डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें जंक्शन का एरर आता है 21st क्रोमोसोम, ये जहाँ भी इशू आएगा 21st क्रोमोसोम का ही आएगा। तो इसको मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती हूँ। जो सबसे पहली टाइप है ये है डिसजंक्शनल टाइप, जैसा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइसोमी 21। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, हमने मियोसिस अभी अभी हमने देखी मियोसिस कैसे होती है। सो 2 क्रोमोसोम्स मौजूद थे। ठीक है, रेप्लिकेट हुए, मियोसिस 1 हुई, दोनों के अंदर इक्वल चले गए। अब क्या हुआ, मियोसिस 2 के लेवल पर एक सेल ने तो नॉर्मल रेप्लिकेट किया है, तो जिसको आप देख सकते हैं कि उसके दोनों राइट जो मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं दोनों इक्वल उनके पास डाटा आ गया, पूरा क्रोमोसोम जो है वो इक्वल चले गए। लेकिन अगर आप राइट साइड वाले क्रोमोसोम देखें, एक साइड पर 2 चले गए और एक साइड पर 1 भी नहीं आया, तो ये डिसजंक्शन हो गया। ठीक है, ये मियोसिस 2 के लेवल पर हुआ है। फर्स्ट तो मियोसिस ठीक हुई है, फर्स्ट स्टेप ठीक था, लेकिन सेकंड स्टेप पर जाके क्या हुआ है कि डिसजंक्शन हो गया है और एक तरफ 2 चले गए हैं, एक तरफ कोई भी नहीं गया। अब क्या है कि जब स्पर्म ने आना है, एग ने फर्टिलाइज होना है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर जो नॉर्मल सेल है उनके साथ क्या होता है कि स्पर्म सेल आता है, उसके अंदर भी हाफ डाटा एग सेल में होता है, हाफ उसमें होता है। ठीक है, तो जब इन्होंने आपस में फर्टिलाइज़ करना है तो दोनों का डाटा जो होता है वो इक्वल हो गया। अब दोनों के पास 2-2 क्रोमोसोम आ गए, लेकिन जहाँ डिसजंक्शन हुआ है, ठीक है, एक तरफ 2 चले गए थे, एक तरफ 1 गया है, 1 भी नहीं गया, तो क्रोमोसोम जब आएगा स्पर्म आएगा तो वो उसका क्रोमोसोम भी एक ऐड हो जाएगा। तो एक तरफ अब 3 है और एक तरफ सिर्फ 1 है। तो जहाँ 3 आ गए हैं दैट इज़ ट्राइसोमी, 3 मौजूद हैं जहाँ 2 होने चाहिए थे, और जहाँ 1 है उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। मोनोसोमी से डाउन्स नहीं होते, लेकिन ये ट्राइसोमी से होती है। ये सिर्फ अगर मियोसिस 2 के लेवल पर हुई है तो इतने चांसेस अभी कम है। ठीक है, अब अगर ये देखें आप, एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि मियोसिस 1 के लेवल पर एक साइड पे चारों के चारों चले गए और एक साइड पे 1 भी नहीं आया। अब क्या होगा कि जहाँ 4 के 4 गए हुए हैं वहाँ से उनकी कॉपीज़ तैयार होंगी, एक तरफ 2-2 चले गए। ठीक है, जहाँ 2-2 गए हैं, 7 स्पर्म आके अटैच हुआ है, वो 3-3 हो गए। अब नंबर ऑफ़ चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं डाउन सिंड्रोम के। पहले सिर्फ 1 सेल ऐसा था, अब ये 2 सेल्स ऐसे हैं। अब ये फर्दर जब रेप्लिकेट करेंगे तो मज़ीद इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी तरफ जहाँ कोई भी नहीं गया था, उसकी मियोसिस 2 हुई है, 7 स्पर्म आके अटैच हुए, उनके पास 1-1, वहाँ मोनोसोमी हो गया। सो यहाँ डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और सबसे कॉमन जो होती है 95% लोगों में डिसजंक्शनल होती है, और वो ये मैकेनिज़्म है इसका कि इस तरह सेल रेप्लिकेशन में इशू आता है, म्यूटेशन में इशूज़ आ जाते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है वहाँ एक साइड पे सारे चले जाते हैं, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं आता, तो फिर इशू हो जाता है। अब इसकी सेकंड टाइप है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम।
ट्रांसलोकेशन जो है ये नाम से बता रहा है कि लोकेशन का इशू है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया कोई चीज़, ठीक है। सो इसको हम रॉबर्टसोनियन डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। 3 to 4% जो होती है वो ये होती है, यानी इसके चांसेस बहुत कम है। सबसे ज़्यादा किसके हैं? डिसजंक्शनल के, ट्राइसोमी 21 के 95% चांसेस है। अब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम 21 को अगर आप देखो तो सिर्फ इसी पर अगर हम फोकस करें तो क्या होता है कि सेल डिवीजन जब होनी है, एक तरफ जो है वो पूरा चला गया, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हुआ है कि शॉर्ट आर्म ब्रेक हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया, एक के पास फुल चला गया, एक के पास लॉन्ग आर्म चला गया, लेकिन जो शॉर्ट आर्म था वो 21 से उतर के क्या हुआ है वो 14 के पास चला गया, ठीक है, और वो जाके अटैच हो जाता है क्रोमोसोम 14 के साथ। अब सीन ये है कि अगर आप गिनती करो तो पूरे के पूरे हैं 46 पूरे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे हैं, एडिशन या डिलीशन कुछ नहीं हुआ, बस एक जगह से उसका जो शॉर्ट आर्म है वो उतर के 21 का उतर के 14 के साथ जाके अटैच हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और इसके चांसेस कम होते हैं, 3 to 4% चांसेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ठीक है, बस जो ये ट्रांसलोकेशन हुई है उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाती है। अब एक थर्ड टाइप भी होती है, मोज़ैक डाउन सिंड्रोम। मोज़ैक हम वर्ड जो होता है वो हम किससे लेते हैं? मोज़ैक हम मिक्सचर को या कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, ठीक है। तो मोज़ैक डाउन सिंड्रोम जो होती है इसके 2% चांसेस होते हैं, बहुत रेयर होती है। इसमें सारे सेल ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं, सिर्फ कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, और ये फिर मोज़ैक पैटर्न में चलता है। अब इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स क्या हैं? एक होती है सेलुलर मोज़ैक और एक होती है टिश्यू मोज़ैक। सेलुलर मोज़ैक में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ नर्व सेल्स जो होते हैं उनमें 46 हैं, कुछ नर्व सेल्स हैं जिनमें 47 है, ठीक है। तो एक ही सिस्टम के अंदर 2 तरह के सेल्स मौजूद हैं, 46 वाले भी हैं, 47 वाले भी हैं। तो वो उसको हम कहते हैं सेलुलर मोज़ैसिज़म। दोनों तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, मिक्स्ड होती है ये। जो टिश्यू मोज़ैसिज़म होता है उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपका जो ऑर्गन सिस्टम है, यानी या आपकी किडनी है, किडनी बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में ये सिस्टम नहीं डाला। नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो सारे 47 वाले हैं, और जो किडनी वाले हैं वो सारे 46 वाले हैं, हार्ट वाले भी 46 वाले हैं, और जो आपके ब्लड में हैं वो 47 वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से चलता है। तो इसको हम कहते हैं टिश्यू मोज़ैसिज़म। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसकी टाइप्स जो होती हैं। सबसे ज़्यादा ट्राइसोमी जो होती है 21 95% चांसेस होते हैं। उसके बाद ट्रांसलोकेशन भी हमने पढ़ ली कि 21 वाला उठ के 14 पर जाके अटैच हो जाता है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। 3 to 4% चांसेस होते हैं इसके। और उसके बाद आ जाती है मोज़ैक। जो मोज़ैक होती है उसके 2% चांसेस होते हैं। ये देखिए नॉर्मल सेल्स के अंदर 46 वाले भी हैं, 47 वाले भी हैं। तो इस तरह भी ट्राइसोमी होती है। चिल्ड्रन विद मोज़ैक डाउन सिंड्रोम मे हैव द सेम फीचर्स एज अदर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, हाउएवर दे मे हैव फ्यूअर फीचर्स ऑफ द कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सेल्स विद अ टिपिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो बच्चे होते हैं ये दूसरे बच्चों की तरह ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सारे सेल्स 47 वाले नहीं हैं, इनमें नॉर्मल सेल्स की तादाद ज़्यादा है। तो इनके जो फीचर्स होते हैं कुछ कुछ डाउन वाले होते हैं, बाकी ज़्यादा जो होते हैं ये नॉर्मल ही प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डाउन होने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं? वो है मैटरनल एज। ये क्यों है ये अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल डाटा है जो कि बताता है कि मदर की एज ज़्यादा होने से डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 35 से जैसे ही एज ज़्यादा होती है फीमेल की जो कि प्रेग्नेंट हो रही है, उसमें डाउन के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसमें 35 से अगर बिलो एज है तो 4000 में से एक बच्चा होगा जिसको डाउन है। अगर मदर की एज 35 है, ठीक है, तो वो 400 में से एक बच्चा डाउन होता है। देखें कि ये जो इंसिडेंस है ये किस तरह बढ़ा है। देन 40 ईयर्स अगर मदर की एज है तो ये हर 110 में से एक बच्चा है, और अगर मदर की एज 45 हो जाती है तो 35 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है। अब इसके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमने कराने होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक स्कैन होता है जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं। एंटी स्कैन में क्या होता है कि जो बेबी है उसके अंदर अबनॉर्मली एक्यूमुलेट हुआ होता है फ्लूइड। कहाँ पे? उसके बैक ऑफ द नेक पे, ठीक है जी। जब हम स्कैन करते हैं हमें ये नज़र आता है कि ये, बल्कि आपको मैं स्कैन दिखाती हूँ। नॉर्मल स्कैन जो होता है वो इस तरह बेबी का होता है, लेकिन अगर आप एबनॉर्मल देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। ब्लैक ब्लैक आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा बैक ऑफ द नेक पर। तो दैट मीन्स कि ये बेबी, हम इस स्कैन से हम कंफर्म करते हैं कि ये बेबी नेक्स्ट जाके डाउन्स में मतलब इस बेबी को होगी। ये एक टेस्ट होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करता है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें फ्री बीटा HCG टेस्ट होता है और PAAPA टेस्ट होता है।
उसके बाद है कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हमने सेकंड ट्राइमेस्टर में या 14 टू 20 वीक्स के अंदर हम करवाते हैं। इनको हम क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं। 4 टेस्ट होते हैं जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन होती है, बीटा एचसीजी होता है, अनकॉन्जुगेटेड एस्टिरोल होता है, एस्ट्रियोल होता है और इनहिबिन ए। ये 4 टेस्ट होते हैं, इनसे हमें कंफर्म होता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम के फीचर्स आ जाते हैं। ये बेबी देख कर पता चल जाता है कि इनको डाउन है या नहीं है। इनका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, छोटा सा हेड होता है। ये पहले एक बेबी, अगर आप इसकी पिक्चर देखें, फ्लैट फेस है। लैटरल व्यू में देखें, हेड छोटा सा है, ठीक है, राउंडेड सा फेस है। मुंह जो है वो छोटा है और इसकी वजह से इनकी ना ज़ुबान बाहर को निकली हुई होती है और ज़ुबान काफ़ी बड़ी लगती है, मोटी सी होती है। जो इनके दोनों आँखों के दरमियान डिस्टेंस एपिकैंथल फोल्ड्स जिसे हम कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, कान जो होते हैं वो इनके छोटे छोटे और नॉर्मल से होते हैं। ठीक है, ये पाउच सा बना होता है नेक के पीछे, ये भी इनका एक फ़ीचर होता है। हेयर्स जो होते हैं शाइनी से, थिन से इनके हेयर्स होते हैं, गोल्डन से कलर के। बाकी फ़ीचर्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ होती हैं, राउंडेड चीक्स होती हैं, फ्लॉपी मसल्स होते हैं। ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बेबीज़ हाइपोटोनिक होते हैं, फ्लैसिड होते हैं। ठीक है, इनके हैंड्स जो होते हैं छोटे छोटे हैंड्स होते हैं और वाइड होते हैं, और इनके जो हैंड्स में क्रीज होती है वो काफ़ी डीप होती है। इनके स्मॉल मिस हैपन ईयर्स होते हैं, अनयूजुअल डीप क्रीज होती है, पाम में भी और पाँव में भी होती है। अब मैल फॉर्म्ड फिफ्थ फिंगर जो होती है वो मैल फॉर्म हुई हुई होती है, जब इनका बिग टो और बाकी टोज़ के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अनयूजुअल क्रीज सोल्स में होती है, ओवरली फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए, आगे भी हम मज़ीद इसके फीचर्स आते रहेंगे, उसको हम देखते हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोन बहुत कम है, फ्लैसिड है, पोस्चर नहीं मेंटेन कर सकते, खड़ा होना मुश्किल है। एक पर्सन इरेक्ट कैसे खड़ा होगा अगर उसके मसल्स उसको सपोर्ट नहीं दे रहे तो। दूसरी चीज़, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं बहुत ज़्यादा, ज़रा सा आप इनको मैनिपुलेट करोगे डिसलोकेशन सबलक्सेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनको ट्रीट करते हुए। फर्दर मोटर डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं जिनको हम हाइपोटोनिया जिसमें है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके अलावा पोस्टरल कंट्रोल और बैलेंस में इश्यूज आएंगे, वो भी हमने बता दिया क्यों आते हैं। डिलेड ग्रॉस एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स, इनकी जो ग्रॉस मूवमेंट्स है यानी वॉकिंग है, रनिंग है, सेटिंग है, काफ़ी डिले हो जाती है। क्यों? मसल में टोन ही नहीं है, आहिस्ता 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 टोन आती है जब वो बेबी काम करता है। एक नॉर्मल बच्चा अगर 6 माह का बच्चा बैठ जाता है, ये बच्चा 10 से 12 साल माँ की उम्र में बैठ रहा है, तो ये डिले हो जाते हैं। उसके अलावा इनकी फॉलो सीक्वेंस ऑफ टिपिकल मोटर डेवलपमेंट, वैसे इनकी डेवलपमेंट वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल बेबीज़ की होती है, लेकिन डिलेड, रिक्वायर मोर टाइम टू लर्न। इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम होती हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जैसे ही टास्क थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इनके लिए और मुश्किल हो जाता है समझना। ठीक है, तो बहुत स्लो लर्नर होते हैं ये। उसके अलावा एटिपिकल पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चरल स्टेबिलिटी। अब एक पर्सन है, उसके मसल्स उसका इतना साथ ही नहीं दे रहे, वीक मसल्स हैं, तो वो नॉर्मल चलता भी नहीं है। ठीक है, अगर वो बेबीज़ को अगर फिजियोज़ या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स इनको हैंडल करती हैं, अगर आप प्रॉपर इनकी केयर ना करो तो एक पैटर्न आना है, उसने चलना है 3-4 साल की उम्र में, लेकिन वो डिफॉर्मिटीज़ बन जाएंगी, टेढ़ा चलना शुरू हो जाएगा वाइड बेस के साथ, और डिफरेंट इनमें इश्यूज़ आ जाएंगे। तो वही वो बात कर रहे हैं कि मूवमेंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो एटिपिकली डेवलप होते हैं। हमारा काम है इनको नॉर्मल की तरफ लेकर आना और फंक्शनल बनाना। इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, टोन कम है, इस वजह से बेटर मोटर परफॉर्मेंस विद विजुअल दैन वेस्टिबुलर। हमने पहले ये बात की है, इनकी इंटेलेक्चुअल कम है, तो अगर आप इनको बताते रहो ना बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, तो बेटा को समझ नहीं आ रही। आप उसको करके दिखाते हैं, मिरर के सामने उसको बिठा के उसको दिखाते हैं, बेटा ये देखो ये आप ऐसे कर रहे हो। उसको जो विजुअल मेमोरी है वो उनकी ज़्यादा अच्छी होती है वर्बल से। ठीक है, तो बार बार उनको करके दिखाते हैं, फिर वो बेबीज़ ये चीज़ें पिक करते हैं। परसेप्चुअल मोटर डेफिसिट्स इन परसेप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स विजुअल मोशन क्यूज़। ठीक है, तो
परसेप्शन नहीं इनकी बनती, जहन के अंदर एक पिक्चर नहीं बनती, जो भी कोई काम आप कर रहे हो ना इतनी जल्दी, एज वी सेड ये स्लो लर्नर्स हैं। उसके अलावा इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इश्यूज आते हैं, जिसमें हमने कहा मॉडरेट टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो इंटेलेक्चुअली ये डिसेबल होते हैं, ये हम काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं। सम हैव बीन रिपोर्टेड टू बी विद इन टिपिकल रेंज, कुछ ऐसे भी हैं जो कि ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह भी रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब ही ऐसे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स जो होते हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकी इंटेलिजेंस कम होना शुरू हो जाती है। अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है, 40 साल यानी 4th डेकेड के बाद इनको डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारी जो पीपल होते हैं ओल्ड एज 40s में हम नहीं कहते डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया 50-60s में जाके आता है उसके भी बाद, लेकिन इनको जल्दी हो जाता है। और मोटिवेशन कम होती है, एक पर्सन इन पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मूवमेंट नहीं हो रही, चला नहीं जा रहा सही से, और फिर डिप्रेस्ड होंगे तो मोटिवेशन कम होती है। एक पर्सन चलना हम उसको सिखा रहे हैं, 10 दफ़ा वो गिर रहा है तो मोटिवेशन डाउन चली जाती है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है कि पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है नॉर्मल बच्चों के साथ, मतलब अगर आप अदर मेंटल इश्यूज जिन बच्चों के होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कुछ बच्चों को होती है, उनके साथ कंपेयर करें ना तो इनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं ये लैंग्वेज वाली उनके मुकाबले में। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ वर्बल मेमोरी स्किल्स एंड अदर वर्बल प्रोसेसिंग एबिलिटीज़, वर्बल मेमोरी भी इनकी इतनी नहीं है, ठीक है, और प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ भी बहुत कम है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन लेस इम्पेयर्ड दैन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जो लैंग्वेज अच्छे कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं दूसरों की बात, ठीक है, कि वो हैं इम्पेयर दोनों ही, कि किसी की बात समझने में भी मुश्किल हो रही है, अपनी बात बताने में भी मुश्किल हो रही है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल किस बात में, बताने में, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती है। उसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स। अब इन पेशेंट्स में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको स्कोलियोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, कुछ लोग इनको बेड रिडन ही कर देते हैं। एक बेबी है वो वैसे ही फ्लैसिड है, बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं है, चेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं। ये जो लोग क्लिनिक करते हैं या उनका आउटगोइंग है तो उनको अंदाज़ा होगा कि हार्ट कंडीशंस, चेस्ट की कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, कोई भी पेशेंट अगर बेड रिडन है तो सबसे पहले हमें ख़तरा ही इस चीज़ का होता है कि ये ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो वैसे ही ज़रा लेस एक्टिव होते हैं, तो इनमें ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ये तो कंजेनिटल हैं, उसके अलावा इनको विजन डेफिसिट्स होते हैं, हेयरिंग इश्यूज आते हैं, ओबेसिटी होती है क्योंकि इनकी फ़िटनेस लेवल कम है, फ़िज़िकल फ़िटनेस, स्किन कंडीशंस होती हैं, सीजर्स होते हैं, एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसमें से एसिम्टोमेटिक जो है वो 14% और सिम्टोमेटिक 1% है। हाइपोथायरॉयडिज़म भी होता है जिसमें एसिम्टोमेटिक 30 to 50% होते हैं और तकरीबन 7% सिम्टोमेटिक होते हैं, और 20 टाइम्स इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं ल्यूकीमिया डेवलप करने के एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। इनको ब्लड कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आते हैं, जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, एट्रियाज के दरमियान सेप्टा लगा हुआ है। अब राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट तरह का ब्लड है, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अगर वो सेप्टा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो ही नहीं है तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होके तो हाइपोक्सिया कर देगा, ठीक है। उसके अलावा मैलफॉर्मेशन ऑफ जीआईटी, जिसे हम ड्यूड्रिनल एट्रीजिया कहते हैं, जो ड्यूडिनम है उसका जो अपर पार्ट होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, वो तंग होता है, मोस्टली जो भी चीज़ें आती हैं स्टमक से ये उसको गुजरने नहीं देता। बेबीज़ जो भी खाते हैं वो वोमिट आउट कर देते हैं या डाइजेस्ट नहीं करते, माँ कहती खाता है लेकिन वेट गेन नहीं करता क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इंटेस्टाइन में मैलफॉर्मेशन है तो उसके लिए फिर सर्जिकल रिपेयर होता है, वो करते हैं, फिर बेबी को खाना लगना शुरू होता है। उसके अलावा अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अर्ली स्टेजेस पर ही। उसके अलावा इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ऑटिज़म वाले जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में वही हाइपोटोनिया होता है, लिगामेंट्स लैग्स होते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है, स्केलेटल मैचुरेशन कम होती है, इनके हाथ और पाँव छोटे छोटे होते हैं, टांगें भी, बाजू भी। मूवमेंट पैटर्न्स जो होते हैं, बेबी छोटा है उनमें किकिंग नहीं होती जब ये छोटे होते हैं,
तो फ्लैसिड हैं तो किकिंग नहीं आएगी। वाइड बेस सपोर्ट के साथ ही चलते हैं। मूवमेंट स्ट्रेट प्लेन्स में करते हैं। स्ट्रेट प्लेन में इजी होती है, अगर आपके मसल इतने स्ट्रेंथन हो फिर आप साइड में या टर्न ले सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेट प्लेन्स में चलते हैं। मोर डिफ़िकल्टी विद बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, और delayed muscular responses require more time to learn movements, as we said before, slowness of movements और less precise coordinated and efficient movements। ठीक है, मूवमेंट कर लेते हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं होती। अब ये कुछ माइलस्टोन्स उन्होंने बताए हुए हैं कि डाउन वाले बच्चा कितने टाइम में गेन करता है और जो नॉर्मल बच्चा है वो कितने में। नॉर्मल बच्चा रोल टू प्रोन कर लेता है 7 मंथ्स में, ठीक है, ये भी 5 to 9 मंथ्स में सीख जाते हैं। अनसपोर्टेड नॉर्मल बच्चा बैठ जाता है 7 मंथ्स तक, लेकिन ये जो है इनको 8 से 11 मंथ लगते हैं। क्रॉलिंग 8 मंथ तक आ जाती है, लेकिन इनको 9 से 19 मंथ्स में आती है। पुल्स टू स्टैंड, नॉर्मल बच्चा 8 महीने का बच्चा जो होता है कोई भी चीज़ पकड़ के खड़ा हो जाता है 8-9 महीने में, लेकिन ये इनको 26 महीने लग सकते हैं, 8 से 26। अकेला खड़ा होना 11 मंथ्स तक आ जाता है, लेकिन इनको 12 से 38 महीने यानी 3 साल तक लग सकते हैं। वॉक अलोन जो होती है 12 महीने में बेबी करना शुरू हो जाता है, 12 से 15 मोस्टली लग जाते हैं, लेकिन ये 13 to 48 मंथ्स यानी 4 साल तक इनको सिर्फ चलना ही सीख रहा है बेबी। ठीक है, उसके बाद रनिंग जो है 1.5 साल का बच्चा भागता है, 2 साल का बच्चा जंपिंग करता है, और इनका 4 से 5 साल लग जाते हैं। सिर्फ ये माइलस्टोन्स आए हैं लेकिन डिलेड आए हैं। ठीक है, हमारा काम ये नहीं है कि माइलस्टोन्स को फास्ट कर देना कि जो चीज़ 4 साल में आ रही है उसको वॉकिंग या रनिंग आ रही है, हमने फिजियोथेरेपी करके उसको 1.5 साल में ले आना, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा काम ये है हम उसको फंक्शनल रखें। ठीक है, जो मूवमेंट आ रही है उसको प्रिसाइज वे में लेकर आएँ। ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसके लिए मुश्किल ना हो। हमारा काम ऐसा नहीं है कि अब आपने उसकी एक माइलस्टोन है उसको अचीव कराना है फास्ट जितनी जल्दी हो सके। हमारा काम है हम उसका लेट टाइम गोल्स जो होते हैं हम वो देखते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हैं। अडल्ट लाइफ में इसको उसका नुकसान तो नहीं होगा जिस तरह ये चलना शुरू कर रहा है। अगर वो बैठ रहा है तो वो ठीक तरीके से बैठ रहा है, हमारा ये काम है, हमने उनके साथ हेल्प करनी है। कुछ ऑर्थोपेडिक इश्यूज आते हैं, स्कोलियोसिस एज आई डिस्कस्ड इट बिफोर। उसके अलावा हिप डिसलोकेशंस आती हैं, डिस्प्लेजिया, जिसमें आपकी हिप जो होती है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है। स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस या पर्थीज हो जाता है। हिप इंस्टेबिलिटी होती है। पैचेलो फिमोरल इंस्टेबिलिटी, नी की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। टेस्ट प्लानस होता है इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो वीक होती हैं बोन्स, तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। 15 to 20% सबलक्सेशंस होती हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं। 1% सिम्प्टोमेटिक होती हैं। और सिम्टम्स इनके क्या आते हैं, बच्चे को नेक में पेन होगी, ठीक है, सर्वाइकल डिफॉर्मिटी होगी, हेडेक आएगी, बाजुओं में वो पेन बता रहा है, कोई गेट में उसको इश्यूज आ रहे हैं, स्पैस्टिसिटी है, पैरासिस हो सकता है, उसको हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, बॉवल ब्लैडर के इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा उसको कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकती है। अगर इंस्टेबिलिटी है तो उसने कॉर्ड को दबा दिया तो सडन डेथ हो जाएगी। ठीक है, हम इनको फुटबॉल, जिमनास्टिक, ट्रैम्पोलिन, सोकर, कोई भी ऐसी कॉन्टैक्ट जो जितनी भी गेम्स होती हैं हम उनसे इनको कॉन्टैक्ट सपोर्ट से दूर रखते हैं। ठीक है, वैसे ही ये लैग्स होते हैं इनके जॉइंट्स। ठीक है, और अगर इनका अटलांटो एक्सियल ही अनस्टेबल है तो ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, इनकी कॉर्ड दबी नहीं, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने मैनिपुलेशन नहीं करनी होती है। सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है सर्वाइकल स्पाइन का। हमारे गोल्स क्या हैं? अपराइट हेड एंड ट्रंक का पोस्चर, शोल्डर का पोस्चर, वेट शिफ्टिंग, बैलेंस, ऑप्टिमल अलाइनमेंट ऑफ हिप, नी, एंकल, सपोर्ट, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग के लिए। हम 4 चीज़ें देखते हैं। सेटिंग, मूविंग इनटू सेटिंग कैसे उसको करानी है, फिर वो उसने खड़ा कैसे होना है प्रॉपर पोस्चर के साथ, फिर वॉक कैसे करनी है, ये सारा हमारा काम है। जैसे बेबी है, ये सिटिंग हमने उसको कैसे सिखानी है कि पहले सिर्फ उसको फुल सपोर्ट के साथ हमने बिठाया हुआ है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसका सपोर्ट पहले अंडर आर्म से दे रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसकी बैक से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट हमने कम कर दिया, उसकी आर्म्स फ्री हैं। ठीक है, फिर उसका सपोर्ट मज़ीद कम किया है,
फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको कोई प्लेज़, कोई टॉयज़ वगैरह के साथ उसको एंगेज करके आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट देना है, क्योंकि बेबी गिर सकता है, मसल टोन कम होती है। लेकिन आपने साथ साथ उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके आना होता है। इसी तरह मूविंग इनटू सिटिंग कैसे करनी होती है कि ऐसे बेबी साइड लाइन में है ना, आपने सिर्फ उसकी हिप से पकड़ के उसके हिप को डाउनवर्ड प्रेशर दे रहा होता है, तो वो पैसिव टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बेबी ऑटोमेटिकली पुल अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसको प्रॉन में मूव कराते हैं तो जिस तरह इन्होंने प्रॉन किया हुआ है ऑल फोर पर, उसका विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, वो अपना हेड उठाएगा, उससे इसका ट्रंक का पोस्चर जो होता है वो इम्प्रूव होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सिटिंग की तरफ आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडिंग की तरफ उसको लेकर आना होता है। हम सिर्फ पहले हमारा गोल ही इसी तरह सेट होता है कि हमने पहले अपनी पैसिव की तरफ हम लेकर जाते हैं, पैसिव एक्टिव की तरफ आते हैं, फिर एक्टिव की तरफ आते हैं, कि पहले असिस्टेंस ज़्यादा देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करके उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आते हैं। इसी तरह बेबीज़ को भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि पहले हम उनको पुल टू स्टैंड करते हैं, खींच के खड़ा करते हैं। बार बार कराएंगे, बेबी को पैटर्न समझ आएगा। ठीक है, कि ये करना है, ये कराना चाह रहे हैं मेरे से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना सपोर्ट कम करते जाना है। ठीक है, और वो अपनी लेग्स से सपोर्ट लेगा, अदर थिंग्स से अपना सपोर्ट लेकर खड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर वॉकिंग है पहले असिस्टेड, आप उसको साइड वॉकिंग सिखाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के साथ फिर फॉरवर्ड, या कोई अगर आपने उसको कोई ऑर्थोसिस या कोई वॉकर वगैरह देना होता है वो हम दे देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने जैसे कोई टारगेट उनको दिया, पहले उनको असिस्टेड थे, अब बच्चे के साथ साथ थे, अब उसको टारगेट दिया है कि यहाँ तक आपने भाग के पकड़ो, तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करना उसको सिखा रहे हैं। अब एक मेन चीज़ होती है फुट का पोस्चर। आपने उसका पाँव देखना है बच्चे का ध्यान से। अगर उसका फुट का पोस्चर ठीक नहीं है ना, जितनी मर्ज़ी आप उसको ट्रेनिंग कराओ, मसला रहेगा ही। ठीक है, ये इस पिक्चर में देखें कि फुट इनका प्रोनेटेड हो जाता है, जो हील है वो आउटवर्ड चली जाती है। ठीक है, तो आपने 3 व्यूज़ देखने होते हैं। अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो आपने देखना हील तो नहीं टिल्ट की हुई एक साइड पे तो नहीं चली गई। अगर आप साइड व्यू देख रहे हैं तो आपने फ्लैट आर्च देखनी है कि पाँव उसका बिल्कुल ही ज़मीन पर लगा हुआ है या कोई स्पेस है। फ्रंट व्यू में आपने देखना है एंगल, जो उसके पाँव हैं वो टेढ़े तो नहीं, बाहर की तरफ ज़्यादा तो नहीं निकले हुए। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई इशू है, जैसे ये हील टिल्ट हुई हुई है, फुट प्रोनेटेड है, तो आप उसको लेकर आ ही नहीं सकते नॉर्मल वॉक की तरफ। जब डिफ़ॉर्मिटी है तो अगर आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, आप कभी भी उसको नॉर्मल की तरफ नहीं लेकर आ सकते। तो सबसे पहले इसको, ये जो हील टिल्ट हुई हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए स्प्लिंट्स वगैरह होते हैं, आर्चेज़ होती हैं फ्लैट फुट के लिए, वो अरेंज करें। पहले उसको नॉर्मल की तरफ लेकर आएँ जो उसकी हील टिल्ट हुई हुई है। उसके बाद सपोर्टेड उसको वॉकिंग कराएँ और फिर उसको कराएँ, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। अभी के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी जो भी मैं कन्वे करना चाह रही थी। आई ट्राइड माय बेस्ट कि इसको आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ कि डाउन सिंड्रोम होती क्या है, उसका रीज़न क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई नहीं जाती। ठीक है, हम लोग अगर बताई भी जाएँ, हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो ये चीज़ें हमसे पिक नहीं होती। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मल्टीपल जगह से मैंने डाटा इकट्ठा करके एक जगह आपको दिया है, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।